नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं परिवार से संबंधित 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ही टॉपिक से 120 प्रश्न काफ़ी होते हैं। छोटे से छोटे प्रश्न, बड़े से बड़े प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जो वीडियो है परिवार से संबंधित दोस्तों, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, रेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 120 प्रश्न पूरे कंप्लीट वॉच करने हैं और अंत में बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से टेट सक्सेस के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। 1-2 दिन में वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो जाकर ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेट सक्सेस को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि परिवार किसे कहते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन रिवीजन ही कर लीजिए। देखिए, परिवार समाज की एक ऐसी इकाई होती है जिसमें माता पिता भी होते हैं उनके, चाहे वो विवाहित बच्चे हो या फिर अविवाहित बच्चे हो। साथ में अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बने रहते हैं। ये सभी किसका निर्माण करते हैं? परिवार का निर्माण करते हैं। यदि साधारणतः पूछे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से? संयुक्त परिवार और एकल परिवार। और भी परिवार होते हैं जैसे कि अधिकार के आधार पर परिवार, निवास स्थान के आधार पर परिवार, वंश नाम के आधार पर परिवार, विवाह के आधार पर परिवार और उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। और भी परिवार है, तो उनके बारे में हम जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर हम बात करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर एकल परिवार की विशेषता। यहाँ पर देखिए, एकल परिवार की विशेषता के बारे में आपको बताना है। संयुक्त परिवार का एक छोटा रूप है एकल परिवार। इसमें माता पिता और जो अविवाहित बच्चे होते हैं वहीं रहते हैं। छोटा परिवार होता है। तो आपको एकल परिवार की विशेषता बताना है। बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव व अपनापन, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल संभव या फिर बच्चों में दूसरों पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास। तो यहाँ पर देखिए, विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो छोटा परिवार होता है तो जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास होता है। किसमें? बच्चों में। और भी विशेषता होती जैसे कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है। कलह की संभावना बहुत कम होती क्योंकि कम होते हैं सदस्य। गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं। सभी एकल परिवार की विशेषता। जहाँ पर विशेषता होती वहाँ पर दोष भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आप जान ही गए होंगे, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर देखिए, भारत में जो परिवार होता है उसका अर्थ क्या बताया गया है? यहाँ पर संयुक्त परिवार बताया गया है। जो सदस्य होते हैं सभी मिलजुल कर रहते, 2-3 पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं। तो यहाँ पर कथन आपको बताना है कि किसका है। करवे का है, कापड़िया का है, कोठारी का है या फिर प्रभु का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। यहाँ कथन है KM कापड़िया का कथन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। विवाह उपरांत बने परिवार को कहते हैं। जब विवाह होता है उसके बाद जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, प्रजनन परिवार या फिर मातृवंशी परिवार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो विवाह उपरांत बने परिवार को प्रजनन परिवार कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रजनन परिवार कहेंगे। यहाँ पर देखिए, मूल परिवार को वार्नर ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? यदि एग्जाम में पूछे कि मूल परिवार को वार्नर ने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अब यहाँ पर ये बात क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रजनन परिवार इससे संबंधित है। पहला है प्रभु परिवार और दूसरा है प्रजनन परिवार। दोनों को यदि आप समझेंगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। यदि एग्जाम में प्रभु परिवार के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जिस परिवार में व्यक्ति पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रभु परिवार कहते हैं। और जिस परिवार में व्यक्ति पैदा करता है उस परिवार को प्रजनन परिवार कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पैदा होता है और पैदा करता है, इन दोनों में ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जहाँ पर पैदा होता है उसे प्रभु परिवार कहेंगे और जहाँ पर पैदा करता है वहाँ पर प्रजनन परिवार हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर 2 भाग किसने दिए हैं? वार्नर द्वारा दिया गया है मूल परिवार को। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए,
संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? संयुक्त परिवार के बारे में तो आप जानते होंगे, ये बड़ा परिवार होता है। इसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे और चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, यानी कि एकजुट होकर रहते हैं, उसी परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों में किसका नियंत्रण रहता है? तो परिवार में जो मुखिया होता है उसका नियंत्रण रहता है। और परिवार में मुखिया कौन होता है? जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, जैसे कि पिताजी हो गए या फिर उनसे बड़े उनके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, या फिर उनके से बड़े भी यदि वहाँ पर परदादा होंगे तो वो वहाँ पर परिवार के मुखिया होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, बालक की प्राथमिक या फिर प्रथम पाठशाला कौन सी है? आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। समाज है, विद्यालय है, परिवार है या फिर पास पड़ोस है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो बालक की प्रथम या फिर प्राथमिक पाठशाला होगा वो परिवार होगा। यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बालक का सर्वप्रथम शिक्षक कौन होता है? चाहे वो शिक्षक पूछे या फिर शिक्षिका पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? माँ होगा। माँ ही बालक या फिर बालिका होती है, उसकी शिक्षिका भी होती है और शिक्षक भी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर माँ होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर देखिए, चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है ये पूछा गया है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरा विकल्प है, चाहे वो संयुक्त परिवार हो या फिर एकल परिवार हो, उनमें जो आय आती है वो एक ही जगह जमा होती है, तो भिन्न जगह जमा नहीं होती है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, तभी तो एक परिवार बनता है। तो चौथा विकल्प है वो भी हमारा सत्य होगा। बाकी जो बी वाला विकल्प होगा वो असत्य होगा और यही हमारा आंसर है। चलिए, एकल परिवार से तात्पर्य। देखिए, यहाँ प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, आपने देखा भी होगा। एकल परिवार से यहाँ पर तात्पर्य बताना है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी सब साथ रहते हों। केवल पति पत्नी साथ हो। तो यहाँ पर देखिए, जो एकल परिवार होता है उसमें परिवार जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे साथ होते हैं, छोटा परिवार होता है और उसे ही क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। और संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी सब साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, ना कि एकल परिवार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी फैमिली नामक जो पुस्तक है किस समाजशास्त्री ने लिखी है? मेरिस जिन्सबर्ग ने लिखी है, आर्गबन और निमकॉफ ने लिखी है, एडवर्ड रॉस ने लिखी है या फिर एडवर्ड सेपिर ने लिखी है? तो यहाँ पर जो दी फैमिली नामक पुस्तक है वो आर्गबर्न और निमकॉफ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना है। नवा प्रश्न है और इसकी PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है। आप हमारे टेट सक्सेस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पर जैसे ही टेट सक्सेस लिखेंगे तो हमारा ऐप्स वहाँ पर आसानी से आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 1-2 दिन में ये PDF देखने को मिल जाएगी। तो नवा प्रश्न है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, यदि एग्जाम में पूछे कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है, तो आपका राइट आंसर होगा प्लेटो तथा अरस्तु ने। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं। साधारण सा प्रश्न है, आप यहाँ पर आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग भी होता है, साथ में जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिवार कहते हैं, उसे ही परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसे क्रमशः कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर शायद वो तीसरा ही प्रश्न है कि जहाँ जन्म लेते हैं और जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रभु परिवार कहते हैं। और जहाँ पर जन्म देते हैं वहाँ पर कौन सा परिवार होगा? प्रजनन परिवार होगा, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा, प्रभु परिवार एवं प्रजनन परिवार। चलिए,
IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान की संबद्धता है, यहाँ पर किससे हैं? परिवार व्यवस्था से हैं, वर्ग व्यवस्था से है, जाति व्यवस्था से या फिर धर्म व्यवस्था से हैं। तो यहाँ पर देखिए IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान के बारे में पूछा गया है कि इन दोनों की संबद्धता किससे है। तो इन दोनों की जो संबद्धता होगी वो परिवार व्यवस्था से होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। यहाँ पर देखिए परिवार किसका उदाहरण है? किसी भी समाज में प्राथमिक समूह का है, हम समूह का है, अर्ध प्राथमिक समूह का है या फिर समुदाय का है। तो यहाँ पर देखिए समाज कब बनता है? जब परिवार बनता है। तो परिवार क्या है? एक प्राथमिक समूह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा। किसी भी समाज में परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए, अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकिक आर्थिक इकाई को कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या फिर एकिक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? एकांकी परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, उत्पादक परिवार कहते हैं या फिर विस्तारित परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवार होता है उसको विस्तारित परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता। यहाँ पर देखिए भारतीय परिवार की आपको विशेषता बताना है। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता होती है या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली भी होती है, पितृसत्तात्मक परिवार भी होता है और साथ में संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता भी होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रवर का अर्थ है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो प्रवर का अर्थ होता है वो समाज पूर्वज समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले होते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सगोत्र विवाह निषेध है, यहाँ किस धर्म में माना जाता है? जो सगोत्र विवाह होता है ये निषेध है, लेकिन ये किस धर्म में माना जाता है इसके बारे में आपको बताना है। ईसाइयों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में या फिर इनमें से सभी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिंदुओं में। सगोत्र विवाह निषेध है, यहाँ हिंदू धर्म में माना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं। यहाँ पर देखिए जैविक योग्यता के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रजनन की क्षमता और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना, दोनों ही विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त दोनों होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? जो एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है, किस विद्वान द्वारा माना गया है? वेस्टरमार्क के द्वारा, बोगार्ट्स के द्वारा, मैकाइवर के या फिर मर्टन के? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो आपका राइट आंसर होगा वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे, एक विवाह कहेंगे, बहुपति विवाह कहेंगे या फिर अंतर विवाह कहेंगे? तो इस प्रकार का जो विवाह होता है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री होती है, इस प्रकार के विवाह को एक विवाह हम विवाह कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यहाँ कथन किस विद्वान का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? मैकाइवर, मर्टन, बोगार्ट्स या फिर वेस्टरमार्क? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोगार्ट्स। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, यह कथन बोगार्ट्स द्वारा दिया गया कथन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। यहाँ पर देखिए प्रेम विवाह जो होता है उसका परंपरात्मक नाम क्या है? गंधर्व विवाह है, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है या फिर प्रजापति विवाह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम होगा वो गंधर्व विवाह होगा। कौन सा विवाह होगा? गंधर्व विवाह। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा।
जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वहाँ विवाह किस प्रकार का कहलाता है? आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या फिर राक्षस विवाह? तो यहाँ पर विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो इस प्रकार का जो विवाह है वो देव विवाह कहलाता है। किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? ये देव विवाह कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती है वहाँ किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? जब युद्ध होता है और जो युद्ध जीत जाता है तो वहाँ पर जिसको हरा दिया है उसकी पत्नी को ले आते हैं तो उस प्रकार का जो विवाह होता है वो किस कैटेगरी में आता है? किस विवाह की कैटेगरी में आता है? असुर विवाह होता है, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राक्षस विवाह। वहाँ विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती है वहाँ विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? इस विवाह को क्या कहेंगे? तो इस विवाह को पिशाच विवाह कहेंगे। याद रखिएगा, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों को धन देकर विवाह करता है तो उसे पिशाच विवाह कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए, विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है, यहाँ पर देखिए जो विवाह है उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है? पर्याप्त धन संपत्ति है, उत्तम घर एवं कार्य है, पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन होना बहुत ही आवश्यक है। जो विवाह होता है तभी वो सफल माना जाता है या फिर तभी वो सफल होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, भारतीय समाजशास्त्री मजुमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? किसके अनुसार? मजुमदार के अनुसार ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रह्म विवाह का भी प्रचलन है और असुर विवाह का भी प्रचलन है वर्तमान समय में, ये मजुमदार के अनुसार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, परिवार की सामान्य विशेषता, यहाँ पर देखिए सामान्य विशेषता आपको बताना है परिवार की। विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विवाह संबंध, वंश नाम और सामान्य निवास ये तीनों ही परिवार की सामान्य विशेषता हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय परिवार का स्वरूप है, यहाँ पर जो भारतीय परिवार है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, मातृ स्थानीय है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पितृ सत्तात्मक, यानी कि जो पिता होता है वो सत्ता में रहता है, यानी कि वो जो कर्ता धर्ता होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है, उसे पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, परिवार के मुखिया का मुख्य कर्तव्य, यहाँ पर जो परिवार है उसका जो मुखिया है उसका मुख्य कर्तव्य को क्या है? खाना बनाना है, पैसे देना है, बच्चों को पढ़ाना है या फिर सभी सदस्यों का ध्यान रखना है? तो जाहिर सी बात है जो परिवार का मुखिया होगा उनका जो कर्तव्य होगा वो सभी सदस्यों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि चाहे वो आपके पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं या फिर परदादाजी हो सकते हैं, उनका मुख्य कर्तव्य सभी सदस्यों का ध्यान रखना होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य? यहाँ पर जो स्त्री होती है एक परिवार में उसका क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ पर देखिए आदर्श पत्नी बनना होता है, आदर्श बहू बनना होता है और आदर्श माँ बनना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर इनमें से सभी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? यहाँ पर देखिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण आपको बताना है। राज्य है, परिवार है, विद्यालय है या फिर शिक्षा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिवार। याद रखिएगा, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक जो अभिकरण होगा वो परिवार होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है? माता पिता को, बेटी को, बेटे को या फिर उपरोक्त सभी को? तो साधारण सी बात है, आप सभी को पता है बेटे को माना जाता है। प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा जो बेटी होती है उनकी शादी हो जाती है और शादी होकर अपने मायके चली जाती है और बचता कौन है? बेटा ही बचता है और वहीं बुढ़ापे का सहारा माना जाता है प्रत्येक परिवार में। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा।
अगला प्रश्न है, एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है? बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए पुत्र का कर्तव्य पूछा गया है, तो बड़ों की सेवा करना भी है और वंश चलाना भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है? यहाँ पर देखिए मजुमदार के अनुसार 2 विवाह उन्होंने बताए थे जो काफ़ी प्रचलित थे, ब्रह्म विवाह और असुर विवाह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है, राक्षस विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या फिर आर्य विवाह? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। जो दोनों प्रेम करते हैं, जो विवाह करते हैं उसको क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। और इसका भी हमारे भारत में आधुनिक समय में काफ़ी प्रचलन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। किस विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे, ये होगा उपरोक्त सभी। यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम और आत्मत्याग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है? यहाँ पर देखिए सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक व बौद्धिक विकास भी होता है, साथ में आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण की वजह से पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी? यहाँ पर देखिए पहले की बात हो रही है कि पहले जो संयुक्त कुटुंब प्रणाली है वो अधिक प्रचलित क्यों थी, इसके बारे में आपको बताना है। आवश्यकताएं कम थी इसलिए, साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व, संसाधन अधिक थे या फिर व्यक्ति अधिक भौतिकवादी थे? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो ये राइट आंसर आपका होगा कि यहाँ पर साधनों की जो साधन की जो कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व देते थे, इसलिए पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार के प्राणी शास्त्री कार्य। यहाँ पर देखिए प्राणी शास्त्री कार्य आपको बताना है, काफ़ी प्रकार के कार्य होंगे लेकिन यहाँ पर प्राणी शास्त्र के बारे में पूछा गया है। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतानोत्पत्ति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि और संतानों उत्पत्ति, ये परिवार के प्राणी शास्त्री के कार्य हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर देखिए परिवार के कार्य में प्राणी शास्त्री भी हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए, पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर साधारण सी बात है कि परिवार के जो मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं वो पालन पोषण भी होगा, भोजन भी होगा, शारीरिक सुरक्षा भी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए, वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं क्योंकि शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, मनुष्य भौतिकवादी हो गया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, इसलिए वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती है क्यों करती है? उसे पैसा मिलता है इसलिए, उसे आनंदभूति व कर्तव्य का एहसास होता है इसलिए, ताकि आगे उसकी बहू भी सेवा करे इसलिए, या फिर उसके पास समय अधिक होता है इसलिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उसे आनंद की अनुभूति होती है व कर्तव्य का एहसास होता है इसलिए परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार का घर बार से संबंध है, अप्रत्यक्ष तौर पर है, प्रत्यक्ष तौर पर है, आंशिक तौर पर है या फिर काल्पनिक तौर पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो परिवार का घर बार से संबंध होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर होता है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाज शास्त्री है। यहाँ पर देखिए संरचना की दृष्टि से पूछा गया है
कि परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कौन है? मर्डॉक है, मैकाइवर है, मार्क्स है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मर्डॉक। यहाँ पर देखिए जो मर्डॉक है ये संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नगरीय व औद्योगिक समाजों ने कैसे परिवारों की संरचना को प्रोत्साहित किया? यहाँ पर जो नगर में रहते हैं और औद्योगिक समाजों में रहते हैं उन्होंने कैसे परिवारों की संरचना को प्रोत्साहित किया है? केंद्रीय, विस्तृत, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केंद्रीय। केंद्रीय संरचना को प्रोत्साहित किया है नगरीय व औद्योगिक समाजों में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक कार्य पूछा गया है तो ये जो प्राथमिक कार्य दोस्तों ये प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है, बाकी मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिकरण कार्य और शैक्षणिक कार्य ये तीनों ही प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं ये परिवार का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, जिन परिवारों में वंश माता से चलता है उस परिवार के लोग आपस में कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए जिस परिवार में वंश पिता से चलता है उसे पितृवंशी परिवार कहते हैं, और जिस परिवार में वंश माता से चलता है उसे मातृवंशी बंधुजन या फिर मातृवंशी परिवार कहते हैं या फिर वो कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। यहाँ पर देखिए माता से होगा तो मातृवंशी परिवार होगा, और पिता से चलने वाला परिवार होगा तो वो पितृवंशी परिवार होगा। सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है, माता के पास सत्ता वाला परिवार क्या कहलाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मातृ सत्तात्मक होगा यदि पिता चला रहा होगा, या फिर पिता के पास सत्ता वाला परिवार पितृ सत्तात्मक होगा और माता के पास सत्ता वाला परिवार मातृ सत्तात्मक होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ और आपको पता भी होगा, वो एकांकी परिवार होता है जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? रीढ़ के अनुसार आपको बताना है कि परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि, सामाजिकरण या फिर यौन इच्छा की पूर्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, आर्गवन एवं निमकोफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? देखिए यहाँ पर रीढ़ के अनुसार हमने जाना कि जो सामाजिक सुरक्षा होता है वो उनके हिसाब से प्रमुख कार्य नहीं होता है। यहाँ पर अब आपको आर्गवन एवं निमकोफ के अनुसार बताना है कि परिवार का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। क्रीड़ा, प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य या फिर रक्षा संबंधी कार्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। आर्गवन एवं निमकोफ के अनुसार क्रीड़ा प्रशिक्षण जो कार्य है दोस्तों ये परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए किंग्सले डेविस के अनुसार आपको बताना है कि इन्होंने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है? धर्म का पालन, प्रजनन स्थान निर्धारण या फिर सामाजिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्म का पालन। किंग्सले डेविस ने धर्म का पालन पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है वहाँ कौन सा नियम होता है? देखिए यहाँ पर हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है मिताक्षरा का नियम और दूसरा है दाय भाग का नियम। तो यहाँ पर जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है उसे मिताक्षरा का नियम कहते हैं। और मिताक्षरा के नियम के प्रवर्तक कौन है? तो मिताक्षरा के जो प्रवर्तक के नियम है वो ज्ञानेश्वर जी हैं और यहाँ संपूर्ण भारत में प्रचलित है मिताक्षरा का नियम। साथ में जो दाय भाग है, दाय भाग का नियम है दोस्तों, इसमें जो मूल व्यक्ति को पिंडदान करता है वही संपत्ति पर अधिकार उसे प्राप्त होता है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है उसे मिताक्षरा का नियम कहते हैं, जो कि भारत में प्रचलित है संपूर्ण भारत में, और इसके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। दाय भाग के नियम की बात करें तो इस नियम का जो प्रथा का प्रचलन है दोस्तों केवल बंगाल में ही है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार उन परिवारों के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान करते हैं। तो इसके बारे में आपको
पता होना चाहिए, मिताक्षरा का नियम और दाय भाग का नियम। आगे मिताक्षरा के नियम के प्रवर्तक के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है, वहाँ पर आंसर नहीं बताऊँगा, कमेंट्स के माध्यम से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, रिश्तेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशानुवली संबंधों पर आधारित हो। रिश्तेदारी की यहाँ परिभाषा निम्नांकित में से किस विद्वान ने दी? यहाँ पर जो रिश्तेदारी की परिभाषा है इसके बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दी गई है? रिवर्स के, मैकाइवर एवं पेज के, चार्ल्स विनिक के, या फिर ग्रीन के, या फिर प्रोफेसर ग्रीन के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी वाला, चार्ल्स विनिक के द्वारा यहाँ पर परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिश्तेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। यहाँ परिभाषा किसने दी है? लूसी मेयर ने दी है, बोगार्ड ने दी है, विनिक द्वारा दी गई है, या फिर ब्राउन के द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, रिश्तेदार की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि रिश्तेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर परिभाषा दी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बताना है किसके द्वारा दी गई है। रिवर्स के द्वारा दी गई है, फोक्स के द्वारा दी गई है, मैकाइवर के द्वारा दी गई है, या फिर हेनरी मैन के द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये रॉबिन फोक्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन कहलाते हैं रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, तृतीयक संबंधी, या फिर व्यक्तिक संबंधी? तो यहाँ पर देखिए, माता पिता, पुत्र पुत्री और भाई बहन ये रक्त संबंधी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये रक्त संबंधी कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी आदि संबंधियों को कहते हैं रक्त संबंधी कहेंगे, विवाह संबंधी कहेंगे, तृतीयक संबंधी कहेंगे, या फिर मातुले संबंधी कहेंगे? सरल सा प्रश्न है। पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी आदि संबंधियों को विवाह संबंधी कहेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक है, जैसा कि मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। परिवार की उत्पत्ति के एक विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। मार्गन है, स्पेंसर है, दुर्खिम है, या फिर टाइलर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो परिवार की उत्पत्ति के जो एक विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे दोस्तों, वो स्पेंसर होंगे। कौन है? स्पेंसर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनियस ने क्या कहा है? मॉन्टेसरी ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है, या फिर रेमंड के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, विद्यालय को बचपन का घर मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ किसने कहा है? पेस्टालोजी के द्वारा कहा गया है, मैजनी के, बोगार्ड के, या फिर कोमटे के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यहाँ कथन पेस्टालोजी के द्वारा कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार, या फिर सामान्य परिवार? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि जो परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप है वो संयुक्त परिवार का था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वेस्टरमार्क है, किम्बल यंग है, ऑस्कर लेविस है, या फिर किंग्सले डेविस है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक वेस्टरमार्क है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, तो आप सभी को पता होगा। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? यहाँ पर देखिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा लैटिन भाषा से हुई है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये फैमुलस शब्द से हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको सभी को पता था, तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकाइवर और पेज ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने, श्री बेकोफेन ने या फिर स्पेंसर ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान दीजिएगा। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में पितृसत्तात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो मैकाइवर और पेज के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकार के आधार पर इनमें से कौन सा परिवार है? यहाँ पर देखिए अधिकार के आधार पर आपको बताना है पितृसत्तात्मक है, मातृ स्थानीय परिवार है, संयुक्त परिवार है और मातृवंशी परिवार है। तो यहाँ पर अधिकार के आधार पर पूछा गया है, तो पहला है पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। याद रखिएगा अधिकार के आधार पर दो परिवार होते हैं, पहला होता है पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक। ये दो परिवारों के बारे में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से परिवार का कौन सा जैविकी कार्य? यहाँ पर देखिए जैविकी कार्य के बारे में पूछा गया है, तो यदि चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा संतानोत्पत्ति। ये जैविक कार्य है परिवार का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से परिवार का कौन सा सामाजिक कार्य? यहाँ पर देखिए सामाजिक कार्य पूछा गया है, यौन संबंध है, दीन दुखियों की सहायता है, शिक्षा की व्यवस्था है या फिर सामाजिकरण करना है? तो यहाँ पर देखिए सामाजिक कार्य के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका सामाजिकरण करना होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब पिता विधिवत यज्ञ की वेदी पर बैठाकर कन्या तथा वर को गृहस्थ धर्म का पालन करने का आदेश देते हुए विवाह करता है, तब उसे कौन सा विवाह कहते हैं? आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह या फिर गंधर्व विवाह? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तब उसे प्रजापति विवाह कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। यहाँ पर देखिए हिंदू विवाह के उद्देश्य आपको बताना है, धर्म है, पुत्र प्राप्ति है, रति है या फिर इनमें से सभी हैं? तो यहाँ पर धर्म, पुत्र प्राप्ति और रति ये तीनों ही हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिश्तेदारी की प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? यहाँ पर देखिए रिश्तेदारी की प्रमुख श्रेणियों के बारे में आपको बताना है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर इनमें से सभी हैं? तो रिश्तेदारी की जो प्रमुख श्रेणियां होती हैं वो प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी हैं और तृतीयक भी हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक संबंधों में कितने प्रकार के संबंधी आते हैं? यहाँ पर देखिए प्राथमिक संबंधों में पूछा गया है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक संबंधों में अलग हो गए, द्वितीयक संबंधों में अलग होंगे, तृतीयक संबंधों में अलग हो गए, तो यहाँ पर प्राथमिक संबंधों में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 8। प्राथमिक संबंधों में 8 प्रकार के संबंधी आते हैं। कौन कौन से आते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो 7 संबंधी आते हैं दोस्तों वो रक्त संबंधी होते हैं, और जो एक जोड़ा होता है या फिर जो एक संबंधी होता है वो एक विवाह संबंधी होते हैं। कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़ी आप जोड़ लीजिएगा, 7 जोड़ी में आपको पहले गिनाऊंगा और 8वीं जोड़ी कौन सी होगी? एक विवाह संबंधी होगी। तो यहाँ पर पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन, ये 7 जोड़ी या फिर कह सकते हैं 7 संबंधी ये प्राथमिक संबंधों में रक्त संबंधी है। बाकी जो पति पत्नी यहाँ पर जो संबंधी होते हैं दोस्तों वो एक विवाह संबंधी होते हैं। तो ये 8 प्रकार के संबंधी आते हैं प्राथमिक संबंधों में, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, माता पिता और संतानों के संबंध को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे? यहाँ पर देखिए माता पिता और संतानों को आपको रखना है द्वितीयक में रखेंगे, तृतीयक में रखेंगे, वैवाहिक में रखेंगे या फिर प्राथमिक में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक में रखेंगे। माता पिता और संतानों के जो संबंध को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो ये प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत आप इनको रखेंगे। चलिए अगला है, देवर भाभी दादा पोते सास ससुर साला बहनोई को आप रिश्तेदार की कौन सी श्रेणी में रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर वैवाहिक। तो ये प्राथमिक संबंधी
द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। प्राथमिक संबंधी ये वे संबंधी होते हैं जिसमें हमारा सीधा संबंध होता है, जैसे कि माता पिता, वो मेरे माता पिता है, तो ये एक दूसरे का संबंध सीधा हुआ, डायरेक्ट संबंध हुआ, तो इसे हम प्राथमिक संबंधी कहेंगे। द्वितीयक संबंधी ये वे संबंधी है जो हमारे प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी, यानी कि जो हमारे माता पिता है उनके जो संबंधी होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत उनको रखेंगे। बाकी जो तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे वो ये हमारे प्राथमिक संबंधी के द्वितीयक संबंधी होते हैं, जैसे कि परदादा। और हमारे जो तृतीयक ये हमारे परदादा जो होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, तृतीयक होते हैं, क्योंकि माता पिता के दादा और उनके परदादा ये किस प्रकार की श्रेणी होगी, ये तृतीयक श्रेणी होगी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप संतान हैं, संतान और आपके पिताजी के बीच में जो संबंधी होगी वो प्राथमिक होगी, और आपके पिताजी और आपके दादाजी यानी कि आपका और दादाजी के बीच में जो संबंध होगा वो द्वितीयक होगा, और परदादाजी के बीच में जो संबंध होगा वो तृतीयक संबंध होगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देवर भाभी, दादा पोते, सास ससुर, साला बहनोई को आप रिश्तेदारी की कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो आप इनको द्वितीयक श्रेणी में रखेंगे। कौन सी श्रेणी में रखेंगे, द्वितीयक, क्योंकि इनसे सीधा संबंध तो आपका रहता नहीं है, आपके माता पिता से इनका डायरेक्ट संबंध होता है, तो इससे ये द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत इनको रखेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जीजा साली, देवर भाभी, ननंद भाभी, जीजा साला आदि के बीच पाए जाने वाले संबंधों को रिश्तेदारी की किन रीति के अंतर्गत मानेंगे। परिहास है, परिहार है, समरक्त है या फिर वैवाहिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये परिहास है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिश्तेदारी में सामाजिक मान्यता रिक्त स्थान तथ्यों पर आरोपित है, आर्थिक है, राजनीतिक है, जैविक है या फिर परंपरात्मक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैविक। रिश्तेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्यों पर आरोपित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ तीसरा वाला होगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको रिश्तेदारी से संबंधित मिल रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको भी साथ में याद कर लेना है। सौतेली माँ व संतानों का संबंध रिश्तेदारी की किस श्रेणी में आएगा, प्राथमिक आएगा, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ। सौतेली माँ व संतानों का संबंध आपको यहाँ पर बताना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपका उनसे सीधा संबंध नहीं है। तो ये जो रिश्तेदारी होगी ये किस श्रेणी में आएगी, ये चतुर्थ श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, पवित्र धर्म के अनुसार जीवन बिताने के उद्देश्य से जब माता पिता ऋषि से एक गाय और बैल लेकर अपनी कन्या को पत्नी के रूप में उसे सौंप देते हैं, तब उसे रिक्त स्थान विवाह कहा जाता है। देव, आर्य या फिर प्रजापति या फिर ब्रह्म। तो इस प्रकार का जो विवाह कहा जाता है वो आर्य विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, 16, 12, 8 या फिर 51। तो याद रखिएगा, हिंदुओं में जो विवाह के परंपरागत स्वरूप माने गए हैं वो 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है प्रतिलोम विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतर विवाह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहिर्विवाह। गोत्र, प्रवर तथा पिंड के बाहर विवाह का नियम बहिर्विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ पर एकल परिवार, छोटा परिवार होता है, इसमें बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। एकांकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एकांकीपन, आत्मनिर्भरता, साथ में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का जो विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो उक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण। यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवारों का विघटन का कारण आपको बताना है बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीवनोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना, परिवार बड़ा होना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है वो बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीवों को पार्जन हेतु बाहर चले जाना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला
होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों विकल्प हैं ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, काम वृत्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। यह कथन किस विद्वान का है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है किस विद्वान का है, वुडवर्थ का है, सदरलैंड का है, ऑगबर्न तथा नेमकाफ का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन है या फिर जो इस विद्वान का है वो है ऑगबर्न तथा नेमकाफ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चल अगला प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उस परिवार को जन्म का परिवार कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेस्टर्न मार्क, और साथ में लुइस मॉर्गन भी है। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, एकल परिवार का एक रूप नहीं है। यहाँ पर देखिए एकल परिवार का कौन सा एक रूप नहीं है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा अनुपूरित साखी परिवार। ये एकल परिवार का एक रूप नहीं है। यहाँ पर देखिए अनुपूरित मूल परिवार, उपमूल परिवार और अनुपूरित एकल परिवार, ये तीनों ही एकल परिवार के रूप है। एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ पर एक और जो परिवार है वो छूट गया है, ये शुरू से मैं आपको बता देता हूँ। एकल परिवार के जो विभिन्न रूप होते हैं वो मूल एकल परिवार होता है, अनुपूरित एकल परिवार होता है, उपमूल परिवार होता है, साथ में अनुपूरित मूल परिवार होता है। ये चार यहाँ पर एकल परिवार के रूप होते हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो राइट आंसर आप यहाँ पर बी वाला लगा सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, संयुक्त परिवार की विशेषता है। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो वो सहभोगिता भी है, सहनिवास भी है, साथ में संपत्ति में सहभागिता भी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उक्त सभी या फिर उक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में कौन सा कारक है जो कि बाधक है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा दाम्पत्य संबंधों पर अधिक बल देना, परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना। ये दोनों ही जो कारक है दोस्तों ये संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार में होते हैं। माता पिता, पुत्र वधू एवं भाई बहन होते हैं। वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार में पूछा गया है। 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व साखी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। अविवाहित या तलाकशुदा एवं विधवा संबंधी अपने बच्चों या फिर भाई बहनों के साथ रहते हैं, या फिर उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व साखी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। ये वंश परंपरागत साखी संयुक्त परिवार में होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विशेषता है जो कि परिवार की नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। इस प्रश्न के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला होगा। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला जो परिवार होता है वो कौन सा परिवार कहता है? यहाँ पर देखिए कहलाता है एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार बहुपति वाला होता है। बहुपत्नी सामूहिक परिवार होता है या फिर नवस्थानीय परिवार होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा देखिए एक पत्नी के एक से अधिक पति यानी कि बहुपति हैं। तो यहाँ पर बहुपति परिवार होगा। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला जो परिवार होगा वो बहुपति परिवार होगा। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह, संपूर्ण विश्व में, भारत में, असम की खासी और गारो जनजातियों में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए मात्र सत्तात्मक परिवार के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में, असम की खासी और गारो जनजातियों में पाए जाते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या फिर पेस्टालोजी का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्लेटो का। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये प्लेटो के द्वारा दिया गया कथन है। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यह कथन किस दार्शनिक का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैयदेन का है, हुमायूं कबीर का है, मैज़नी का है या फिर जेम्स का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये मैज़नी का कथन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दुर्खिम, हॉब्स, लॉक या फिर रूसो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवाद का सिद्धांत या फिर सामूहिक मन का सिद्धांत? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है दोस्तों ये व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो विकल्प हैं या फिर चौथे जो सिद्धांत है तीनों ही व्यक्ति और समाज से संबंधित सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने जाना था कि अनौपचारिक साधन कौन सा है। यहाँ पर औपचारिक साधन अब आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका शिक्षा होगा। समाजीकरण के जो अनौपचारिक साधन है वो तो परिवार है, लेकिन औपचारिक साधन पूछे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर शिक्षा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? निकटता है, भ्रातृत्व है, पारस्परिक जागरूकता है या फिर स्थायी संबंध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में जो महत्वपूर्ण है वो पारस्परिक जागरूकता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? टेप ने दी है, दुर्खिम ने, वेबर ने या फिर आगबान ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगबान के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ई दुर्खिम। सामाजिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा दी गई है वो ई दुर्खिम के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? बोटोमोर ने कहा है, प्लेटो ने, पेरेटो ने या फिर अरस्तु ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु ने। यहाँ अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिए गए हैं। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला विकल्प है ये सही कथन है या नहीं बताना है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, यहाँ कथन सही होगा। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार का एक गुण कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, आलस्य का अभाव है या फिर श्रम विभाजन की सुविधा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखिए जो संयुक्त परिवार होता है उसमें आलस्य का अभाव नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई, यहाँ पर जो परिवार प्रत्यय है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। यहाँ जो कथन है दोस्तों ये सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने रिक्त स्थान को प्रोत्साहित किया है, व्यक्तिकरण को, प्रतिस्पर्धा को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को या फिर केवल सहयोग को? तो यहाँ पर सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित किया है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा।
सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई यहाँ पर आपको बताना है गोत्र है, वंश है, परिवार है या फिर उक्त सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई के बारे में पूछा है तो ये परिवार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है तो वो परिवार होगा। चलिए, प्राथमिक संबंधी नातेदार या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? 8, 25, 15 या फिर 7? तो मैं आपको बता चुका हूं कितने बनते हैं, 8। और कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं, चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, मोहल्ला है, ढाणी है या फिर गाँव है? तो सरल सा प्रश्न है, मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता या फिर जो कार्य है वो एक परिवार का नहीं है? सामाजिक समूह, समाजीकरण, आर्थिक सहयोग या फिर गृह क्लेश? तो यहाँ पर जो गृह क्लेश है दोस्तों ये विशेषता नहीं है, ये एक प्रकार का दोष है। तो यहाँ पर विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है तो वो गृह क्लेश नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कार्य है जो कि परिवार के प्राणीशास्त्री कार्यों में शामिल नहीं है? प्राणीशास्त्री के कार्य में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भोजन का प्रबंधन। जो भोजन का प्रबंधन है दोस्तों ये प्राणीशास्त्र कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा कार्य है जो कि परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? निवास एवं विवाह प्रबंधन है, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन है, श्रम विभाजन है या फिर उत्तराधिकार का निर्धारण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निवास एवं विवाह प्रबंधन। जो प्रकार या फिर कार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है वो निवास एवं विवाह प्रबंधन नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये आर्थिक प्रकार्यों या फिर आर्थिक कार्यों में संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? साधारण सा प्रश्न है, आप समझ ही गए होंगे कि ये संयुक्त परिवार है क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार है। 3 या अधिक पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रहे हैं एक ही साथ में और सदस्यों के जो सामूहिक संपत्ति है पूजा घर एवं रसोई होती हैं। यहाँ जो परिभाषा है दी गई है निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती हैं? तो यह संयुक्त परिवार को व्यक्त करती हैं। चलिए, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है, कर्वे ने कहा है, मनु ने या फिर कापड़िया ने कहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मैक्स मुलर ने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मुलर द्वारा कहा गया है। एकल परिवार वहाँ है जिसमें केवल माता पिता रहते हैं, केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, माता पिता, अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, या फिर केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं? तो आप सभी को पता है एकल परिवार में केवल माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें परिवार की 3 पीढ़ियाँ साथ रहती हैं, साथ में माता पिता, दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर उक्त पहला और जो दूसरा विकल्प है वो दोनों होगा, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है किस परिवार में होती है? साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये संयुक्त परिवार में होती है, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, 120 प्रश्न मैंने आपको बताए थे जिसमें रिश्तेदारी के भी काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। तो यहाँ पर 120वां प्रश्न है, समाज की संरचना में रिक्त स्थान केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है परिवार, माता पिता, बालक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए समाज की संरचना में परिवार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। ये जो प्रश्न है इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो 120 प्रश्न है परिवार से संबंधित जिसमें रिश्तेदारी के भी काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं। तो लगभग 100 प्रश्न, तो यहाँ पर 100 से क्या 110 प्रश्न लगभग यहाँ पर आपको परिवार से संबंधित मिल चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।